दोस्तों यूपीपीएससी और आरओ अब ये एग्जाम नहीं, ये गेहूं धान की फसल बन चुकी है जिसकी कटाई होगी अब 3 शिफ्ट में। ये सुनने में बहुत ही हास्यप्रद, बहुत फनी लगता है, लेकिन कुछ ऐसा ही मुद्दा, कुछ ऐसी लड़ाई चल रही है इस समय आयोग और अभ्यर्थियों के बीच। दोस्तों एक कॉमन सी बात हम सोचते हैं, अगर एक किसान के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, उनके पास प्रॉपर पैसा है, तो वो अपनी एक बिस्से गेहूं या धान की फसल को वो 3 दिन में क्यों कटवाएगा, या यूं कह लीजिए वो 3 शिफ्ट में क्यों कटाएगा। अगर उसके फसल की कटाई मात्र 400 रुपए में हो जा रही है, तो वो 800 रुपए या 1000 रुपए देकर अपनी फसल को 2 दिन में, 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में क्यों कटवाएगा। अगर उसका काम 1 शिफ्ट में हो रहा है, तो कुछ ऐसा ही काम आयोग करना चाह रहा है अभ्यर्थियों के साथ। जो परीक्षा अभी तक 1 शिफ्ट में अच्छे तरीके से हो जाया करती थी, अब वो होने जा रही है 3 शिफ्ट में। ऐसा क्यों? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब हम मांग रहे हैं आयोग से, और कुछ ऐसा ही मुद्दा, कुछ ऐसा ही लड़ाई जो कि इस समय लोक सेवा आयोग के गेट पर हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारी संख्या में 3, 4, 5 हजार, 10 हजार शायद संख्या ये बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। इतने अभ्यर्थी पर कल से पूरे सुबह से लेकर पूरी रात तक वहां पर डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। और आयोग, लोक सेवा आयोग प्रयागराज उनके सवालों के जवाब देने में अभी तक वो नाकामयाब रहे हैं, वो उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों ये मुद्दा आया कहां से? इस मुद्दे की जो जड़ है, उसका जो टाइटल है, उसका जो थीम है, वो है नॉर्मलाइजेशन, जिसे हम एक और नाम कह सकते हैं जनरलाइजेशन। यानी कि जनरलाइजेशन, हर चीज को जनरल कर देना, एक ही कैटेगरी में या एक ही तराजू में नाप देना, उसे नॉर्मल कर देना या उसे जनरल कर देना। तो आप चाहे बोलिए नॉर्मलाइजेशन, चाहे आप उसे बोलिए जनरलाइजेशन, क्योंकि इसमें उनका खुद का एक तय मानक होगा। उसी के अनुसार हमारा जो रिजल्ट होगा, उसी के अनुसार उसकी मेरिट लिस्ट बननी है। तो आइए हम जानते हैं कि ये आखिर ये है क्या नॉर्मलाइजेशन। पहली बात तो आयोग के पास भारत के बहुत ही सुविख्यात, प्रसिद्ध, विद्वान, प्रतिष्ठित उनके पास प्रोफेसर्स हैं, उनके पास बुद्धिजीवी हैं, जिनके साथ ये 6 महीना 1 साल बैठ के मीटिंग करते हैं, तब जाकर ये अंकगणित का एक लंबा चौड़ा फार्मूला तैयार कराते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि वो जो प्रोफेसर्स हैं, जो इतने लंबा चौड़ा जो फार्मूला तैयार किया, वो इतने विद्वान हैं कि वो गणित के प्रोफेसर भी हैं। तो उन्हें अपनी खुद की बुक भी निकालनी चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए यूपीएससी सिस्टम इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मेरे सामने आप ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, जब इस पर पहली बार नजर पड़ी तो ऐसा लगा कि गणित का कोई टॉपिक या कोई फॉर्मूला उसे यहां पर ला दिया गया है। अब इसका भी हमें हल बताना होगा। देखने में कितना लंबा चौड़ा ये लग रहा है, लेकिन ये भी नॉर्मलाइजेशन का एक हिस्सा है। बहुत ज्यादा जानकारी तो मैं भी नहीं दे सकता। जहां तक मुझे पता है, मैं इतना जानता हूं कि मैंने भी कई अच्छे टीचर्स की मैंने वीडियो को देखा, उनकी बातों को सुना, तो ये पता चला कि नॉर्मलाइजेशन का कुछ ऐसा रूल है जो अभी तक कुछ एग्जामों में होता चला आ रहा है, या नहीं हो रहा है, या होता चला आ रहा है, जो कि अब यूपीपीएससी आरओ में रिपीट होगा। वो ये है कि मान के चलिए अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों ने 160 क्वेश्चन किया। 200 क्वेश्चन आते हैं, 200। अगर दोनों ने 160 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का स्कोर 160 ही आए। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए जो ए पर्सन और बी पर्सन है, अगर उनको ए वाले को मिलता है क्वेश्चन पेपर बी और बी वाले को मिलता है क्वेश्चन पेपर ए,
तो ऐसा हो सकता है क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तीनों शिफ्ट में पेपर का जो मॉडल होगा वो भी सेम ही होगा। हो सकता है एक पेपर बहुत टफ बने, एक बहुत ज्यादा मॉडरेट बने, एक बहुत ज्यादा मिसलेनियस बने, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कुछ बाहर के आ जाएं जिसे एक साधारण अभ्यर्थी कर पाने में असमर्थ हो जाए या उसे करने में बहुत टाइम लगे। जो एक टाइमिंग है उस टाइम के अंदर वो उतने क्वेश्चन ना कर पाए। तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि पेपर तो आता रहता है लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है। जिस लेवल का वो पेपर बना होता है, वो जो टाइम दिया गया है 2 घंटा 3 घंटा जो भी समय दिया गया है, उस टाइम के अंडर में उतने क्वेश्चन हो नहीं पाते, जो कि एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है, जनरल समस्या है हर अभ्यर्थी की। ये हमें लगभग हर पेपर में देखने को मिलता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो सिविल का, चाहे वो आईएएस या पीसीएस या एआरओ की ही परीक्षा क्यों ना हो। तो अगर 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, यानी कि 3 तरह के प्रश्न पत्र, 3 तरह का क्वेश्चन पेपर आयोग बना रहा है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दे जो कि बहुत टफ हो, मिसलेनियस टाइप के हो, जिनका आंसर हम ना दे पाए, जिसे आउट ऑफ सिलेबस से भी रिलेट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आरओ का पेपर जो 22 तारीख को हुआ, उसमें पहली शिफ्ट में अगर कोई क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, अगर उसका पेपर मान लीजिए कि एवरेज रहा, सिंपल रहा, ना बहुत कठिन रहा ना बहुत नॉर्मल रहा, तो उसका जो स्कोरिंग आया वो भी एवरेज होगा। लेकिन मान लीजिए जो सेकंड या थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम होता है उसका पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो जाहिर सी बात उसका स्कोरिंग तो, उसका जो मेरिट है वो तो लो जाएगा ही। और थर्ड शिफ्ट का पेपर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर इजी आ गया, उम्मीद से जितना उम्मीद उससे कम आ गया, फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो तीनों ही कंडीशन में जो मेरिट लिस्ट आएगी वो अलग अलग होगी। तो क्वेश्चन पेपर अलग क्यों होना चाहिए? सेम क्वेश्चन पेपर वो बना सकते नहीं है, बनाएंगे नहीं, बनता भी नहीं है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इस तरह का हम कह सकते हैं अनइक्वालिटी क्यों होनी चाहिए? आप एक दिन में पेपर बनाइए, एक जैसा पेपर हो, उसके सीरीज आगे पीछे हो, वो बात एक अलग होती है। जो क्वेश्चन पहले पर था वो चला जाए 14वें पे, जो क्वेश्चन 20 पर था वो आ जाए 60 पर, ये ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का पेपर का जो मॉडल है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जो बच्चे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में पेपर देने, अगर उन्होंने टफ क्वेश्चंस को फेस किया तो उनका मेहनत पे काफी असर पड़ने वाला है। और ये एक अंदर की बात भी है, और सभी जानते हैं कि मैं आता हूं अपने पहले वाले टॉपिक पे कि दो पर्सन हैं, 2 अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी ए और अभ्यर्थी बी। मान लीजिए अभ्यर्थी ए को जो पेपर मिला उसमें 8 क्वेश्चन उन्होंने बहुत टफ डाले, या यूं कह लीजिए 8 क्वेश्चन ऐसे डाले कि उस ए वाले अभ्यर्थी को आ रहा है, फिर चाहे वो टफ हो। देखिए, आसान और कठिन की परिभाषा ये होती है, अगर कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है तो वो हमें आसान लगता है, जिसका जवाब हमें नहीं पता तो वो हमारे लिए कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी है आयोग की, वो मैं ज्यादा ओपन तौर पे नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो सही भी हो सकती है और गलत भी, क्योंकि धांधलियां होती आई हैं, कॉपी पेपर बदले गए हैं, या जो भी चीजें गड़बड़ियां बहुत ही बड़े स्तर पे हुई हैं जो काफी शर्मिंदगीपूर्ण हैं, जो कि आज तक कभी लोक सेवा आयोग के पारदर्शिता पे और उसके क्रेडिट पे ऐसा सवाल नहीं खड़ा हुआ पहले, लेकिन अब ऐसे होने लगा है कि जिस सम्मान से हम पहले लोक सेवा आयोग को हम देखते थे, अब उस सम्मान से हम लोक सेवा आयोग को नहीं देख पाते। उसके ऑफिस को, वहां जाना अपने आप में, वहां पहुंचना ही अपने आप में गर्व की बात हुआ करती थी। लेकिन अब ये बदनाम हो चुका है, धांधली, नकल और अंदर जो भी पॉलिटिक्स होती है, कैंडिडेट से कॉपी बदल जा रही है, उन्होंने जो मेहनत किया उतना उनको मार्क्स नहीं मिले, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए किसी हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं कि लोक सेवा आयोग में अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई करप्ट ऑफिसर है जो अपने कुछ कैंडिडेट्स को अगर वो क्वालिफाई कराना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन ऐसा रखेगा, नए क्वेश्चन, जो कि लगभग आउट ऑफ सिलेबस होगा, जो कि ऐसा 5 साल 10 साल के ऐसे पेपर नहीं आया, तो जिसकी अगर कुछ कह सकते हैं अगर कोई सेटिंग वगैरह है अंदर से,
तो वो तो उन क्वेश्चन को कर ले जाएगा। और सेम उसी कैटेगरी में अगर कोई ऐसा कोई स्टूडेंट भी है जिसे वो 8 क्वेश्चन मान लीजिए आ रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन, जो कि काफी टफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही डाइवर्सिफाई लेवल पे पढ़ते हैं, तो वो कुछ कठिन क्वेश्चन या वर्ड लेवल के क्वेश्चन को भी वो कर ले आते हैं। लेकिन जो ठीक है, तो वो तो ऐसे 2 लोग तो उन 8-10 क्वेश्चन का जवाब दे दिए, जो कि नया है या मिसलेनियस टाइप का है, या फिर थोड़ा या कह सकते हैं टफ लेवल का है, या जो बिल्कुल नया है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, अगर ऐसे क्वेश्चन उसमें आ गए, चाहे वो सीरियल से हो चाहे वो आगे पीछे हो, तो वो जो कैंडिडेट है वो तो उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है उसके स्कोर पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, अनइक्वल है। नॉर्मलाइजेशन के जो सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है आयोग का जिसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसका नाम दे दिया गया है नॉर्मलाइजेशन, जो कि कंप्लीटली एब नॉर्मल है। ये सिस्टम किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी को भी ये पसंद नहीं आ रहा है, और सीधा उनकी मेहनत पे इसका असर पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक दिन में पेपर हो सकता है तो उसे एक दिन में ही पेपर कराना चाहिए। ये पेपर 2 दिन में या 3 दिन में पेपर क्यों कराया जा रहा है? आयोग का कहना है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा होती है, 6 लाख, 10 लाख, 6, 7, 8, 9, 10 लाख होती है, तो उस कंडीशन में जो है पेपर कराया जाएगा 3 शिफ्ट में। मैं कहता हूं अगर 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, आप 71 जिलों में आप पेपर करा रहे हैं, 71 ही क्यों, 71 ही क्यों, उसके अलावा जो 34 और हैं आप उसे क्यों नहीं चुन रहे हैं? बाकी जो 34 जिले हैं आप उन्हें क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं? आप उन्हें क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? आप उन्हें क्यों नहीं सेंटर बना रहे हैं? दूर दूर से कैंडिडेट्स परेशान होकर वो आएंगे, आप उत्तर प्रदेश के लेवल पे आप परीक्षा करा रहे हो। जो बाकी जो जिले हैं अगर वो भी सेंटर बनाए जा सकते तो आप उन्हें सेंटर क्यों नहीं बना रहे हो? ये भी एक सवाल है अभ्यर्थियों का आयोग से, जिसका जवाब आयोग नहीं दे पा रहा है कि बाकी के 37 जिलों का क्या। जाहिर सी बात है, अरे कम से कम अगर 75 जिले हैं तो कम से कम 55-60 जिलों को तो आप बनाइए सेंटर। तो आपको ये 3 शिफ्ट में पेपर नहीं कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और इस बात अपनी कमियों को आप देखिए, अपनी कमियों को आप उस पर आप कंट्रोल पाइए। नकल कैसे रोकना है ये आपको पता है। सिस्टम आपके पास है, पावर आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो कैसे नकल हो जा रही है? उसके बाद हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, आयोग ने जो एक मानदंड निकाला है नॉर्मलाइजेशन का, वो ऐसे निकाला है। पहला तो इसके 2 फेज थे। पहला फेज हमने आपको बता दिया कि 8-10 ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो नए हो सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं बिल्कुल मिसलेनियस टाइप के। ठीक है, जो कि कैंडिडेट्स को बिल्कुल नए लग सकते हैं, या फिर वो उन्हें समझ नहीं पाएंगे, उसे समझने में ही उनका आधा घंटा या उनका 45 मिनट्स वेस्ट हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का ये पहला फेज है। ठीक है, तो ये रही इंटरवल से पहले की बात। अब अभी पूरी मूवी का इंटरवल के बाद का जो बात है वो ये है कि हम जो एग्जाम देंगे उसको मॉनिटर, उसको स्क्रीन करने का इनका जो फॉर्मूला है वो ये है। सारा इन्होंने अपना एक गणित बना लिया है। एक तरह से देखा जाए तो कहते नहीं कि मुखौटे के पीछे एक चेहरा, इस फॉर्मूले के जरिए वो अपना जो तयशुदा उनका जो मानदंड है उसे अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आउट कर देंगे। हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम उनसे पूछेंगे भी कि हमारे नंबर क्यों कम आए, वो तो कहेंगे कि हमारे पास जो आंकड़ा था, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से हमने निकाला है, आपका ऐसा ही आया हुआ है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर मेरे 160 क्वेश्चन सही हुए तो मेरे 160 नंबर आ ही जाएं। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी या 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी मार्क्स आई विल गेट। तो दोस्तों, अब हम जो है अभी ये लोक सेवा आयोग का ये जो फॉर्मूला है इसको एक बार हम एग्जामिन करेंगे। ठीक है,
तो हम मेरे सामने लंबा चौड़ा फार्मूला देख पा रहे होंगे। ये एक परसेंटाइल निकालेंगे, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही हमारा एक मेरिट तय होगी, उसी अकॉर्डिंग सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी बातें हम लोग एक आइडिया लगा पाए एक्सपर्ट्स की वीडियो देखकर और उनकी बातें सुनकर, और वहां आयोग में वहां पर काफी अनुभवी वहां पर युवा थे जिनकी बातों को हमने सुना समझा, और हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत अपने स्तर पर एक सर्वे भी किया, तो हमें इतनी बातें पता चली। बाकी वो तो और भी चीजें से सामने आने वाली हैं। यहाँ हम आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय भी लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थी धरना दे रहे होंगे प्रदर्शन, जो कि उनका बिल्कुल बहुत ही अटूट तरीके से वो अपने काम को कर रहे हैं। बिल्कुल अथक प्रयास उनका है, ये समझ लीजिए आप। फिलहाल इसको हम समझते हैं, इस फॉर्मूले को। तो आप देख पा रहे होंगे ये कोडिंग किया गया है, परसेंटाइल है IJ, तो ये ब्रैकेट में है। ऐसा लगता है कि उसको कोई ऐसा सवाल हल करेंगे, और ये सवाल ही है ही एक तरह से अर्थमेटिक, है ना। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट J हैविंग रॉ स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू XIJ। पहले हम इस कोडिंग को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, ये जो अपना निकालेंगे परसेंटाइल स्कोर, ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद देखिए यहां पर है XIJ, इसका मतलब होता है एक्चुअल मार्क्स या रॉ स्कोर। मतलब क्या है, मान लीजिए एक शिफ्ट में 200 बच्चों ने 200 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, और समझ लीजिए उनमें से 180 स्टूडेंट्स के 160 मार्क्स आते हैं, तो वो होंगे रॉ स्कोर। ठीक है, ऐसा हो सकता नहीं कि 200 के 200 का 160 आ जाए, ये फ्लक्चुएट तो करेगा ही। तो हम एक आंकड़ा जो बेलो लेके चलते हैं वो ये है। देखिए यहां पर लेस देन लिखा हुआ है कहीं पर, हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट, यानी इसे आप चाहे फर्स्ट शिफ्ट कहिए चाहे सेकंड या थर्ड शिफ्ट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग रॉ स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू XIJ। मतलब कि उनका जो मतलब ऐसे कैंडिडेट्स कितने हैं जिनका लेस देन मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल एवं 200 किसी का तो आता नहीं है। तो मान लीजिए अगर ऐसे 180 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 160 मार्क्स आया हो, ठीक है, उनका नंबर, उसके बाद बटे अपॉन NJ। NJ क्या है, NJ है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन अ शिफ्ट, यानी कि वन शिफ्ट में वन टाइम में जितने भी कैंडिडेट्स अपियर होंगे उनका नंबर यहां पर लिखना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 200 स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो है अपियर होते हैं वन शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है। ये जो सारी बातें हैं आप में से काफी लोग इसे देख चुके होंगे, कोई नई चीज नहीं है। तो आप ये आयोग के आप वेबसाइट में जाएंगे, ये जो नोटिस है उस पर ये सारी चीज लिखी हुई है। उसके बाद नीचे लिखते हैं द परसेंटाइल स्कोर मे बी कंप्यूटेड बाई राउंडिंग ऑफ टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब क्या ये जो है ये 6 टाइम्स जो है ये राउंडिंग ऑफ हो सकता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए किसी का नंबर आया 160.2340 या फिर 2310, तो ये 6 प्लेस तक ये जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब मार्क्स की बारी आती है तो पॉइंट से भी काफी फर्क आ जाता है। तो इससे तो राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि ये छोटी सी मैथ है कि अगर बिलो देखते हैं तो 30, अगर तो जो 28 है वो 30 के नियरेस्ट है, यानी कि 30 से कम है। और अगर अब देखेंगे राउंडिंग अप देखेंगे तो जो 34 है वो 32 से ज्यादा है, तो ये राउंडिंग अप हुआ और ये राउंडिंग बिलो हुआ। ठीक है, तो ये राउंडिंग ऑफ है। ठीक है, तो अगर जीरो के सेंस से बात हो रही है 160 140 तो ये राउंडिंग ऑफ होता है। ठीक है, तो इसको और डीपली समझने के लिए हमें इससे करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो ये आप लोगों ने देख लिया जो कोडिंग किया गया है PIJ, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग रॉ स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या, उनका नंबर्स जिन्होंने रॉ स्कोर्स पाया है लेस देन इक्वल टू XIJ, यानी कि एक्चुअल मार्क्स ऑफ
एक्चुअल मार्क्स यानी रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 200 में से मान के चलिए अगर 200 कैंडिडेट्स अगर आते हैं, अगर हम ये मान के चले कि एक शिफ्ट में अगर 200 कैंडिडेट्स आए तो उनमें से 180 का अगर 160 मार्क्स आया यानी कि लेस देन बिलो, तो उनके नंबर लिखना है। उसके बाद बटे में अपॉन में लिखना है क्या, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन अ शिफ्ट। ठीक है, तो एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, यानी कि वही जो हमने माना 200। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसका परसेंटाइल कैसे 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 जो है वेरी करेगा। तो इसके बाद आपने फॉर्मूला देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैच ऑफ तक्षशिला में। दोस्तों यहाँ पर हम एग्जामिन कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के इस फैक्टर को, इस फॉर्मूला को, कि कैसे आयोग ने अपना एक कह सकते हैं कि अपना एक सोचा समझा एक फैक्टर के फॉर्म में, एक फॉर्मूला के फॉर्म में एक रूल बनाया हुआ है, एक मानदंड बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अब वो एस्पायरेंट्स को, अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें जनरलाइज करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं डीपली। इतना हम समझ सकते हैं कि कैसे उनका ये फॉर्मूला काम करेगा आयोग का। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इसमें दो तीन कोड दिया गया है। एक है PIJ और एक है XIJ और एक है NJ। ठीक है, तो इसमें जो PIJ है वो है परसेंटाइल स्कोर, जो कि हम निकालेंगे, जो कि आयोग वालों को निकालना होगा कैसा परसेंटाइल आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो एक बनाएंगे मेरिट कि इनको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें नोन करना है, ये उन्हें जो है पता लगाना है। ठीक है, तो सेकंड है XIJ यानी कि एक्चुअल मार्क्स रॉ स्कोर, जो कि एक कैंडिडेट अपने प्री एग्जाम में पाएगा। वो इसे एक तरह से हम कह सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स। XIJ को हम कह सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 200, चाहे वो 160 हो चाहे वो 180 हो। ठीक है, तो XIJ क्या है, एक्चुअल मार्क्स या फिर रॉ स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका थर्ड है NJ, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन अ शिफ्ट। मतलब क्या, एक शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स एस्पायर्ड अपेयर होते, फिर चाहे वो 200 हो या फिर वो 300 हो या फिर जितने भी हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो हम मानते हैं कि एक शिफ्ट, हम ये मान के चलते हैं कि माना एक शिफ्ट में 200 कैंडिडेट्स आए और उनमें से 160 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 180 मार्क्स को ऑब्टेन किया। ठीक है, अब ये 180 मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किया, इसमें भी एक कैटेगरी बनेगी। एक कैटेगरी वो जिन्होंने वो जो हमने पहले बात किया था 10 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन ऐसे जो टफ होते हैं उनको सॉल्व किया होगा, और जो दूसरी कैटेगरी होगी जिन्होंने वो 8-10 क्वेश्चन को प्रॉपरली वो सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, या तो उनसे वो गलत हो गया होगा या तो उनसे छूट जाएगा। तो इनकी दो कैटेगरी आपको मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां से माना 160 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो या जिनके मार्क्स 200 से कम
यानी 180 है। ठीक है, अब ये जो बात हो रही है, माना 160 ऐसे अभ्यर्थी हैं, प्रॉपर्ली दिख रहा है यहां से आप सभी को? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों हमने एक एजम्पशन किया है, हमने एक एज्यूम किया है, जैसे प्रॉपर्ली हम मैथ सॉल्व करते हैं, माना x माना b है ना। तो माना 160 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने या जिनके मार्क्स 200 से कम यानी कि 180 हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जो 160 जो आपके जो अभ्यर्थी हैं, ये काउंट होंगे आप किसमें? ये काउंट होंगे आपके इसमें, ऊपर वाले में। ठीक है, ये काउंट होंगे किसमें? ऊपर वाले में, XIJ में काउंट होंगे। माना 160 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो या जिनके मार्क्स 200 से कम यानी कि 180 मार्क्स हैं, ये काउंट होंगे XIJ में। ये काउंट होंगे XIJ में। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग रॉ स्कोर लेस देन और इक्वल टू XIJ। ठीक है, तो ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स मतलब क्या है कि आपका टोटल मार्क्स 200 है, तो उनमें से 180 ऐसे 160 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके मार्क्स 180 से कम है। 160 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऑब्टेन मार्क्स 180 से कम है। ठीक है, तो ये काउंट होंगे XIJ में। अब उसके बाद देखिए, फिर यहां पर पता करना है कि एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स थे, है ना। एक शिफ्ट में हाउ मेनी कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट, है ना। तो हम यहां पर एक और चीज फिर मानेंगे। पॉइंट नंबर ये हो गया 1 और पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा कि माना 200 अभ्यर्थी फर्स्ट शिफ्ट में आए। ठीक है, माना 200 अभ्यर्थी फर्स्ट शिफ्ट में आए। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू हो गई है। अब इससे हम क्या करेंगे? अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रॉ स्कोर पाए हैं। तो ये हो जाएगा 160 अब उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछ रहा है एनजे में क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन अ शिफ्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि एक शिफ्ट में कितने टोटल कैंडिडेट्स आए। तो हम मान के चलते हैं कि 200 कैंडिडेट्स आए। ठीक है, तो यहां हम इसके लिखेंगे 160/200। अभी चूंकि ये परसेंटाइल है 100 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 100। ये मल्टीप्लाई किया गया है इससे 100 से। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, सॉल्व हमने किया 20 8 160 और 20 200। ठीक है, 28 160 एंड 20 10 200। तो यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया 10। इसे लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 8/10 into 100। जब इसे हम फिर सॉल्व करेंगे तो ये 10 10 100 ये कट गया और 8 into 10 ये आ गया आपका 80%, 80 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि वो जो अपना एक परसेंटाइल जो वो मेरिट तैयार करेंगे, पहली मेरिट, दूसरी मेरिट, तीन शिफ्ट में एग्जाम होने हैं यूपी आरओ के, तो वो तीनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट का वो परसेंटाइल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सारे वो काउंट कर लेंगे कितने नंबर्स, कितने मार्क्स आए हैं कैंडिडेट्स के, उसके बाद कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए वन शिफ्ट में, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई 100, है ना। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है,
हमने क्या यहाँ क्या लिखा, हमने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखा हैविंग रॉ स्कोर, हैविंग गेट रॉ स्कोर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग रॉ स्कोर। तो 160 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 180 पाया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गया 160 एंड वन शिफ्ट में, एक शिफ्ट में कितने अभ्यर्थी आए, तो हम मान के चलते हैं कि एक शिफ्ट में 200 अभ्यर्थी आए, ठीक है। तो 160/200, फिर हमने इसे जो है हमने इसे कट किया, तो जो वैल्यू आई 8/10, ठीक है। तो 8/10 इसको फिर हमने कट किया तो आपका आया 18%, ठीक है, परसेंटाइल। इसे लिखेंगे क्या, परसेंटाइल। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतनी जानकारी है कि यही इनका एक आंकड़ा है, ठीक है, यही इनका एक आंकड़ा है जो कि ये इस तरीके से ये परसेंटाइल निकालेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फॉर्मूला एक ऐसी चीज है, जैसे कहते नहीं है कि हम जब मॉल हम जाते हैं, जब हम देखिए हम शॉपिंग में मोस्टली हम 3 तरीकों से करते हैं। पहला जो तरीका है ट्रेडिशनल, हम एक शॉप पे जाते हैं, वहां पर हम बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं। अगर वो कहते हैं कि ये आपकी जो जीन्स है अगर ये पड़ेगी मान लीजिए 2000 की 2000 की, तो हम मोल भाव करके 1600-1800 में हिसाब से उनका रहता है डिस्काउंट, तो करते हैं। एक सेकंड टाइप होता है कि आप चले गए मॉल में, जितना प्राइस लिखा है आपको लेना हो लीजिए वरना मत लीजिए, लेकिन प्राइस उतना फिक्स प्राइस है, तो उस फिक्स प्राइस में कुछ मुनाफा कुछ प्रॉफिट मॉल का भी फिक्स होता है। उस एमआरपी में कुछ बेनिफिट या काफी बेनिफिट या जो भी है एक बिल्कुल फिक्स बेनिफिट मॉल का भी होता है, उसमें उनका एक्सपेंडिचर है, उनका एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो आपको उतने पैसे में आपको लेना अगर आप मॉल जाते हैं तो फिक्स प्राइस में आप चीजों को परचेज करते हैं। थर्ड है तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें तो बार्गेनिंग होती है, तो पहला और सेकंड तरीका वही रहा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो लोक सेवा आयोग प्रयागराज का ये जो सिस्टम है, एक तरह से फिक्स प्राइस के आधार पर है। इन्होंने फॉर्मूला बना दिया है, अब जो भी इसका परसेंटाइल, जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो हमें मानना पड़ेगा। वो साफ कह देंगे कि हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब कुछ रखा, आपका आ गया ये। तो एक तरह से ये पल्ला झाड़ने की एक तरीका भी है कि सब चीजों को कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जनरलाइजेशन, है ना, एक ही चीज हुई। तो ये तरीका जो कि गलत है। आप एक शिफ्ट में पेपर कराइए, ठीक है। इतने लंबे चौड़े गणित की, इतने लंबे चौड़े मैथमेटिक्स की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो जो जनरल जो भी जनरल एक जो मेट तय होती थी उसके अकॉर्डिंग हर चीज चलती आएगी। जो हाईएस्ट रैंकिंग होती थी उसके अकॉर्डिंग जो है मेट बनती थी, है ना। ये उनके लिए भी सिरदर्द है और हमारे लिए तो ये समझ लीजिए कि फुल बॉडी पेन है ये। तो दोस्तों इस समय भी लोक सेवा आयोग के सामने हमारे जो मेहनती, हमारे विद्वान, हमारे संघर्षशील युवा जो इस समय जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं और हम उनके साथ हरदम 24 घंटे जब हमारी वहां पर जरूरत हम उनके साथ मौजूद रहेंगे। हम हमारे साथ जो भी हमारे दोस्त यार हैं, तो एक बार हम प्रयागराज के उन अभ्यर्थियों को, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रयागराज में जो भी अभ्यर्थी, जो भी हमारे भाई दोस्त वहां पर धरना दे रहे हैं, उनको हमारा फुल सपोर्ट है और हम वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके हम हिम्मत को सलाम करते हैं। उनकी मेहनत आज ही तो कल रंग लाएगी और जो भी इनके जो मंसूबे हैं, इनका जो भी पॉलिटिक्स है आयोग की, हम ये नहीं कहते कि आयोग में बैठा हुआ हर पर्सन रॉन्ग है, लेकिन कुछ तो पर्सन वहां पर रॉन्ग है जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो कि अभ्यर्थी के साथ गलत कर रहे हैं, उनकी योग्यता के साथ, उनके मेहनत के साथ गलत हो रहा है। वो जस्टिफाई नहीं है, जो कि जस्टिफाई नहीं है। और जब इंसान मेहनत करता है तो वो झूठ नहीं बोलता, उसकी मेहनत का परिणाम ही सही मायने में जस्टिस होता है। वो जो मेहनत करता है उसके मेहनत के हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए वही सही मायने में जस्टिस है, ना कि आयोग अपने हिसाब से रूल बनाए। तो ये तो वही बात हुई कि आप कह लीजिए कि हमसे तो हमारा तो उन्होंने 100% ले लिया, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो केवल मिल रहा है 60% का। ये तो गलत चीज है, ठीक है ना। तो आप हमारी जो मशीन है आप उसको भी ले लिए और आप हमारी मेहनत को भी ले लिए
और आप हमें जो दाम दे रहे हो वो केवल हमारे मशीन का दे रहे हो, हमारी मेहनत का दाम आप हमें नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये किसी भी मायने में जस्टिस नहीं है दोस्तों। आप और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वहां पर जो भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि किसी पुलिस को किसी प्रकार का कोई एक्शन लेना पड़े। हम वहां प्राउडली हैं, अपना काम प्राउडली ही करेंगे। तो वहां बाकी सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कोई हरकत ना करें जिससे कि पुलिस को मौका मिल जाए अपनी झूठी शान दिखाने का। हमारी एक डिग्निफाई पोस्ट है और हम एक डिग्निफाई एस्पायरेंट हैं। RO PCS कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती है, तो हमारी अपनी भी एक डिग्निटी है, तो हमें अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करके रखना है। ओके दोस्तों, तो इसी दुआ इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी संघर्ष करते रहिए और डेफिनेटली कोई ना कोई बेहतर परिणाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा है। हमें ना भरोसा आयोग पे है, ना भरोसा हमें प्रशासन से, ना सरकार से। हमें हमारी मेहनत पे भरोसा है। हमारी मेहनत ही हमारी जिद है। हमारी मेहनत ही हमारा हथियार है। हमारी मेहनत ही हमारा हथियार है। तो हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है। आपकी पावर, आपका प्रशासन एक तरफ, हमारी जनता, हमारे दोस्त, हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी एक तरफ। दोस्तों इसी विश्वास के साथ तो फिलहाल हमने नॉर्मलाइजेशन का ये जो पैटर्न था इसको हमने समझा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये जैसे 80% आया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका एक और इससे कई तरीके से हम अलग अलग मतलब कि अलग अलग नंबर से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे अगर जैसे ऐसे कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पर 140 होगा तब वहां पर चीजें बदल जाएंगी, है ना। तो वहां पर चीजें बदलेंगी, तो जैसे ऐसे जितने यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे वैसे जो है चीजें बदलेंगी। तो जैसे कैंडिडेट्स नंबर पाए होंगे तो जितने कैंडिडेट जैसा नंबर पाए होंगे वैसी चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल जानकारी हमारे पास इतनी है और जो भी जानकारी है आई होप आप सभी को प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पर। एक मैं चेक कर लेता हूं। ओके दोस्तों, तो हम एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, हम एक और हम एज्यूम कर लेते हैं। तो फिलहाल तो ये कैलकुलेशन थी। तो जैसे कि हम मानते हैं कि हमने माना था कि एक शिफ्ट में 160 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो 180 नंबर पाए। ठीक है, तो चलिए हम एक और एज्यूम ले लेते हैं कि मान लीजिए 120 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 170 पाए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम फेरबदल करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं यहां पर 120 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि 180 मार्क्स पाए। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 180 है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि वो पाए होंगे 160। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 160 था, यहां पर 160, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 120 अपॉन 200 इंटू 100। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया 26 या 120। ठीक है, 26 या 120 और ये 20 10 या 200। तो यहाँ पर वैल्यू पुट हो गई 6 अपॉन 10 इंटू 100। ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया 60% यानी परसेंटाइल। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर 165, अगर यहाँ पर जो अभ्यर्थी अगर 165 हमने लिखा था 160, है ना। मान चलिए अगर यहाँ पर 165 अगर कैंडिडेट्स होते हैं, यहाँ पर 125 होते हैं, तो वहां पर लिखा था राउंडिंग, वो जो है 6 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक है ना उससे, तो 6 डिजिट तक वो राउंडिंग ऑफ करेंगे, वो मतलब 6 डेसिमल तक वो करेंगे।
तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है अप्रोक्सीमेट इतना कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर हम उसे भी अगर देख लेते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं इस बार हम जो है 165 कर लेते हैं, ठीक है। तो 165 अपॉन 200 अपॉन 100, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ये अच्छे से? ओके दोस्तों, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ शो हो रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक और नंबर लिया था। अभी तक तो बात हो रही थी बिल्कुल राउंडिंग नंबर्स की। माना कि एक शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनकी संख्या है 165, ठीक है। अभी तक हम राउंडिंग ऑफ नंबर ले रहे थे, यानी कि 160, 120, है ना। तो अब हम मानते हैं कि वन शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिन्होंने 180 मार्क्स पाया, उनकी संख्या है 165। तो बिल्कुल ऐसे ही से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर है 165 अपॉन 200। तो इसे डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो गए, 3 से 4 से 5 डिवाइड हो गए, ठीक है। तो करते हैं इसे हम 5 डिवाइड, 5 के 15, यहाँ पे आ जाएगा 33, ठीक है। और 5 for डीजा, ठीक है, सॉरी 5 8 है ना, 5 4 जाएगा, ठीक है। तो 40 पंचे कितना होगा? 200 होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे 40, ठीक है। अब इंटू 100। अब ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी अभी जो है टफ लग रही है ना। तो यहां पर जो है, तो आयोग ने कहा है कि ऐसे कैलकुलेशन के लिए राउंडिंग ऑफ को करेंगे 6 टाइम्स तक, सॉरी 6 प्लेस तक, ठीक है। तो अगर इसे हम करना भी चाहें तो ये कैसे हो पाएगा? 20 गुना 40 और 20 पंजे 100, है ना। तो इसकी ऐसी कैलकुलेशन आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए इसे करते देखते हैं कहां से आता है। 5 या 15, 5 या 15 16, ठीक है। 165 अपॉन 2 इंटू, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये दोस्तों फिर वही अमाउंट आ गया, है ना, जो कि पहले आया था। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल तक जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा, तो हमने कैलकुलेशन और ले लिया जो कि थोड़ा सा टफ हो गया, है ना। ये ऑड हो गया, अभी तक तो इवन चल रहा था, अभी ऑड हो गया। तो तुमला के कैलकुलेशन है, देखिए धमाके हो रहे हैं, मतलब कि बिगुल बज रहा है। आयोग वालों की जो कुर्सियां हैं वो थर-थर कांप रही होंगी, हिल रही होंगी। तो ये धमाके आपको सुनाई पड़ेंगे कुछ दिनों तक, जब तक आयोग हमारी बातें नहीं मान लेते। चलिए इसे हम डिवाइड करते हैं। ये जो अमाउंट, जो वैल्यू वहां पे आई थी, फिर वही आ गई यहाँ पर ना, ठीक है। 165 था तो उसे हमने डिवाइड किया 20 से, तो 33 आ गया। इत्तेफाक से जब ये जिसमें 33 मल्टीप्लाई हुआ 5 में, फिर ना आ गया। तो अगर इसे हम करें 2 से 165 को, तो ये कितना आ जाता है? 2 8 16, 5 आया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 2 4, 1 आया, डेसिमल लिया, 10 हुआ, ठीक है। फिर 2 5 10। तो इसकी जो वैल्यू दोस्तों आएगी वो लगभग 82.5 आएगी, है ना। तो ऐसे केस में आयोग जो है डेसिमल वाले राउंडिंग ऑफ करेगा। अब वो कैसे करता है, क्या करता है, तो हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो अब मान लीजिए कि जो 0.5 आ रहा है, अब ये 5 का मतलब कि कुछ मार्क्स के हिसाब से वो करेंगे। वो कैसे करते हैं ये तो आयोग ही उस टाइम पर पता चलेगा, लेकिन भगवान से उम्मीद करते हैं कि ऐसी कंडीशंस ना आए, ठीक है, कि एक छोटे से मतलब जो काम सुई से हो उसके लिए जो है पूरा तलवार निकालना पड़े, है ना। अभी जो वैल्यू आई है 82.5, है ना। अब ये उसे कैसे वो कैलकुलेट करते हैं ये तो आयोग पर, ये हम आयोग पर छोड़ते हैं, वो उनकी बात है, वो जाने, है ना। फिलहाल इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो जो है नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका हो पाना मुश्किल है। ठीक दोस्तों, तो एक वैल्यू हमारी आई थी 80%, ठीक है, हमने ये जाना। एक वैल्यू हमारी आई थी 60%, एक हमारी आई थी 82.5%। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ये परसेंटाइल निकलेगा, इसकी मेरिट बनेगी, तो पहले मेरिट बनेगी किसकी? 82.5 वालों की। पहले इनकी बनेगी मेरिट, ठीक है, जिनका 0.5 नंबर ज्यादा है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर आएगा 80% वालों का, फिर नंबर आएगा 60% वालों का। तो फिलहाल में दोस्तों इतना ही। तो नॉर्मलाइजेशन की जो स्टोरी है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन को हमने एक नाम और दिया, उसे हमने कहा जनरलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यानी कि जनरलाइजेशन, जो नॉर्मल है, जो जिस चीज को नॉर्मल कह रहे हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल दिख रहा है। वहां यहाँ पर नॉर्मल कुछ भी नहीं है, चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हैं, और कितनी कॉम्प्लेक्स है आप देख सकते हैं। सोचिए जब ये फर्स्ट मीटिंग में एग्जाम कराते थे तो इतना टाइम लगता था इनको रिजल्ट आउट करने में, फिर इनके जो क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, फिर उस पर फिर हम लोग हाईकोर्ट में फिर मामला जाता था, कितना लंबा। इसमें तो मुझे लगता है कि इनका जो रिजल्ट आउट होगा वो उसमें रिजल्ट आने में इनका 1 साल प्लस लग जाएगा, इतना चीजें कैलकुलेट करने में। तो सोचिए फिर कितना, हमारे आधे तो जो हमारे दोस्त है वो बेचारे ऐसे बाहर हो जाएंगे। उनका एक एक दिन, उनका एक महीना बहुत कीमती है, और आयोग अपने प्रोसेस को और लंबा ही करता चला जा रहा है, उसे और शॉर्ट आउट करने के बजाय उसे और लॉन्ग करता चला जा रहा है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनका और वक्त जाया हो, और आधे ऐसे ही हमारे जो है वो जो जीत की दौड़ है वो दौड़ से ऐसे ही बाहर हो जाए। लेकिन ऐसा हमारी हिम्मत के आगे उनकी चल नहीं पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन, जनरलाइजेशन, है ना, जहां पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की पूरी कहानी में 2 बातें निकल कर सामने आई, और ही इस कहानी का एक्सट्रैक्ट है। पहला ये कि ये ऐसे क्वेश्चंस को रखेंगे जिसे दो अभ्यर्थी ए और बी में एक उन 8 से 10 जो मतलब कि ये 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल टफ रखेंगे, या फिर मिसलेनियस टाइप के, या फिर आउट ऑफ सिलेबस, जिसे ए वाला कैंडिडेट शायद सॉल्व कर लेगा और बी वाला नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन और भी है, हो सकता है कि सी और डी ये दोनों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। इनके 120, इनके भी 180, इनका भी नंबर आएंगे, यानी कि मान के चलिए कि 100 प्लस इन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा और 100 प्लस उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। जो टफ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसके नंबर ज्यादा होंगे। आप सोचिए, थोड़ा सा बचा था। तो दोस्तों मैंने कहा कि सी और डी ग्रुप ऐसे ग्रुप होंगे जो कि 100 प्लस क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे और 100 प्लस ये भी सॉल्व करेंगे। जो वो 8 से 10 क्वेश्चन जो टफ वाले हैं, जिनको वो सॉल्व करेगा, जिनको वो टच करेगा, उन्हीं को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। समझ रहे हैं आप? अगर 200 क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें से 90 प्लस या 100 प्लस में सिलेक्शन होना है, तो हम चाहे 50 वो वाले करें, चाहे 50 ये वाले करें, चाहे वो क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें, ठीक है, अगर सिलेक्शन 120 होना है।
लेकिन अगर वो जो टफ वाले क्वेश्चन है, अगर वो डी ने अगर टच नहीं किया, अगर सी वाले ने टच कर लिया, तो सी वाले को नंबर ज्यादा मिलेंगे, डी वाले को टच नहीं, डी वाले को उतने नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन का आंसर केवल सी वाले ने दिया है। तो यहां पर इनकी एक और टैक्टिक्स है कि टफ क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा उन्हीं को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उन्हीं को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, जबकि ऐसा कोई रूल होना नहीं चाहिए। क्या पता कोई क्वेश्चन किसी को आ रहा हो, किसी को ना आ रहा हो। जब एक पेपर है तो इतने वेरिएशन क्यों, इतने टाइप्स के पेपर क्यों बनना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हैं। इसमें लोगों के रिजल्ट बहुत खराब हो सकते हैं। किसी का पेपर अच्छा मिल गया, किसी को, अब जिसको पेपर अच्छा मिला वो तो खुश हो गया, उसके नंबर ज्यादा, लेकिन जिसे टफ पेपर मिला वो कहेगा यार कि मुझे पेपर टफ मिला, इससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 नंबर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका हो गया, ये कैसे। तो स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब एक दिन में पेपर होगा, सबको एक जैसा मिलेगा पेपर, ठीक है। इसे कहेंगे इक्वालिटी। तो ये 2 चीज थी। ओके दोस्तों, फिलहाल अभी तक इतना ही। आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और बाकी उन दोस्तों को हमारा सपोर्ट सलाम जो वहां पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और आयोग से अपनी मांग को कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।